वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड गोल्डन रूल्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा जो यहाँ पे हम कवरेज ले रहे हैं कि जो अकाउंटिंग है उसके 3 फॉर्म्स हम बेसिकली करते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। बट आजकल जैसे जैसे फॉर्म्स और जो कंसर्न्स हैं वो डेवलप कर रही हैं, तो वो अपनी जो भी हमारे एचआर सिस्टम है या हमारे सोसाइटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकाउंट्स जो है मेंटेन करती है। और ऐसे में जो है न्यू अकाउंटिंग ब्रांचेस और फॉर्म्स जो है डेवलप हुई हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं सोशल अकाउंटिंग भी वो करते हैं, एचआर अकाउंटिंग भी करते हैं। सो यहाँ पे जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं। सो पहले हम 3 पढ़ते थे, अब जो है जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड ने ग्रो किया है वो आसपास जो भी उनका एनवायरनमेंट है उसको भी स्टडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी वो अकाउंट्स करते हैं। सो जहाँ भी अकाउंट्स वर्ड आएगा वहाँ पे क्या होगा, यही रूल्स रेगुलेशंस जो हैं फॉलो किए जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे हम लेके चलेंगे, कई जगह पे आप लोग पढ़ते होंगे कि इनको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। सो मीन्स अगर आपने कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, किसी भी बिजनेस का, कंसर्न का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉमन जो अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स चाहिए, तो वो ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तभी क्या है, आप अपने अकाउंट्स को एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो। तो इनमें सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि जो बिजनेस है वो मैनेजमेंट से क्या होगा, सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी मैनेजमेंट है या ओनर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो बिजनेस को चलाते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, या कोई भी शेयर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, अदर मेंबर्स हो गए, वो क्या होंगे, बिजनेस से सेपरेट होंगे। मीन्स वो ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस को कोई भी किसी तरीके की कोई नुकसान होता है तो मैनेजमेंट को भरना पड़ेगा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में से, या पर्सनल गेन में से वो चीज़ें जो है पे ऑफ करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नुकसान होगा तो वो भी बिज़नेस के नाम से ही पे किया जाएगा, अगर कोई एक्सपेंस होंगे वो बिज़नेस के नाम से पे किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिज़नेस और मैनेजमेंट या ओनर्स जो हैं उनकी जो एंटिटी है वो डिफरेंट होगी। कई जगह पर मैनेजमेंट को ओनर्स भी लिख दिया जाता है, तो अगर हम बिज़नेस और ओनर्स की बात करें तो ये दोनों ही क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इनमें कोई भी जो है लिंक नहीं होगा, बस मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के लिए काम करेगी, बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट। सो गोइंग कंसर्न में क्या अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो भी बिजनेस है वो अज्यूम करेगा, अगर उन्होंने आज स्टार्ट किया है तो वो लॉन्ग रन के लिए जो है वो बिजनेस चलेगा। जी बिल्कुल। सो इसमें ये क्या चीज़ है कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न होगा, वो एक ऐसा बिजनेस होगा कि वो लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है अपना जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि हम एक जब भी एसेट्स की बात करते हैं, फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि हम एसेट्स को इसलिए परचेज नहीं कर रहे कि हम उनको आज परचेज कर रहे हैं तो आने वाले 6 महीने में सेल कर देंगे, या आने वाले शॉर्ट टाइम पीरियड में हम सेल कर देंगे। नो। सो हम उनका डेप्रीसिएशन इसीलिए कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उन एसेट्स को बहुत लंबे समय के लिए यूज़ करना है। दैट्स वाई जो बिजनेस कंसर्न है वो क्या होगी, एक गोइंग कंसर्न होगी। ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है यहाँ पे। सो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और अगर कोई भी गोइंग कंसर्न अपने जो भी उनका बिजनेस है उससे वो सीज करती है या उस बिजनेस को ख़त्म करती है, तो उस केस में वो क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट या रियलाइजेशन स्टेटमेंट। सो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करोगे। अगर आप अपने बिजनेस को ख़त्म कर रहे हो, बंद करना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या प्रिपेयर करोगे, रियलाइजेशन
स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अब यहाँ पे वहाँ ये बात करेंगे कि जो भी अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। जी बिल्कुल, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो प्रिपेयर होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 साल के इकट्ठे कर रहे हो, नो, ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा जिसको हम कई टर्म्स में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। सो जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, कोई भी आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गए, जर्नल्स, लेजर्स, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही प्रिपेयर करते हो। ओके, सो ये यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि जो भी ये अकाउंट्स होंगे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, इनके लिए जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो क्या होगा। सो अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो जो भी आपकी कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा। कई बार क्या होता है वो कैलेंडर ईयर को ही क्या कह देते हैं, अकाउंटिंग ईयर, कि ठीक है जी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो है हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। कई बार क्या कहते हैं कि हमारी जो अब इंडिया की बात करें तो कई कंसर्न्स क्या करती हैं, मैक्सिमम कंसर्न्स क्या करती हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वो प्रिपेयर करती हैं। सो अलग अलग जो कई अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्या है उनका फाइनेंशियल ईयर जो है वेरी करता है। तो इंडिया में मैक्सिमम कंसर्न्स अगर आप देखोगे उनके अकाउंट्स की प्रिपरेशन तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो है अपना फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, वो है अक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। बहुत मायने हैं इस कॉन्सेप्ट के कि जो भी आपने कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड और प्रिपेयर्ड व्हेन इट विल बी अर्न्ड और इंकर्ड। ओके, मीन्स जब वो चीज़ आपकी अर्न हुई है या इंकर हुई है, चाहे आपकी इनकम जिस वक्त वो अर्न हुई है आप तब रिकॉर्ड करोगे, या जो आपकी वो इनकम अर्न होनी है आप तब रिकॉर्ड करोगे, या आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो जब इंकर्ड हुए हैं तब आप उनको रिकॉर्ड करोगे। सो ये आपने ध्यान रखना है कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड incurred। so income और expenses आपने तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो अर्न हो या इंकर हो। so इसके हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। वो कैसे समझेंगे वो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल रेंट जो है, रेंट पेड का यहाँ पे हम देखते हैं। रेंट पेड क्या है, एक एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस है, जो कोई भी कंसर्न है, एक्स लिमिटेड है, उन्हें अपना बिजनेस जो है एक रेंटेड प्रीमिसेस में स्टार्ट कर रखा है। तो उन्होंने क्या किया, जो रेंट था वो उन्होंने 12 मंथ्स का पे करना था। उन्होंने क्या किया, 15 मंथ्स का जो रेंट है वो पे कर दिया 2021 में। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 महीने का उन्होंने पे करना था, अब उन्होंने कितने महीने का पे कर दिया, 15 मंथ्स का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 मंथ्स का जो रेंट था वो इन एडवांस पे कर दिया। सो रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स इन एडवांस ऑन पर्टिकुलर डेट जो भी थी 2021 का हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को उन्होंने पे कर दिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, अज्यूम करके चलते हैं कि जो उन्होंने 1 जनवरी को पे किया है, तो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर जो है अज्यूम करके चलते हैं। इन दिस केस जो रेंट है वो फर्स्ट 12 मंथ्स जो है वो ही एज एक्सपेंस वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है उनको भी साथ में लेंगे। तो यहाँ पे अगर वो कैलकुलेशन पर्पसेस से देखेंगे तो यहाँ पे 12 मंथ्स का ही जो है वो रेंट कंसीडर करेंगे। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं उनको वो जब इंकर होना होगा, जो 3 महीने इंकर होंगे तब ही रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप
कि कोई भी एक्सपेंस है वो जिस टाइम पे इंकर होंगे आपने उसी टाइम पे उनको रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस करना है अपने अकाउंट्स में। ये तो एग्जांपल थी एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यही हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सपोज करो किसी ने क्रेडिट सेल्स की हैं, क्रेडिट सेल्स मींस अभी आपने उनकी पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो क्रेडिट सेल्स आपने क्या किया 2021 को ही हम बेस ईयर ले लेते हैं यहाँ पे, जो अकाउंटिंग ईयर उसको 21 को ही ले लेते हैं, तो तब उन्होंने 20 लाख की जो सेल्स थी वो की। ओके, सो यहाँ पे उनको कैश कितने की कलेक्शन हुई 15 लाख की अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सेल्स की 20 लाख की और उनको मिला कितना 15 लाख, तो अभी 5 लाख अभी उनको लेना बाकी है। तो यहाँ पे अगर वो अपनी जो क्रेडिट सेल्स को कंसीडर करेंगे फॉर द ईयर 2021, तो वो कितना करेंगे 20 लाख नॉट 15 लाख। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या आ गया कि इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड। सो मीन्स जब आपकी 2021 में इनकम 20 लाख की आपने एज अ क्रेडिट सेल्स डाली है, चाहे वो कितनी भी कलेक्शन हुई हो उसकी, तो आप रिकॉर्ड कितना करोगे 20 लाख ही रिकॉर्ड करोगे। सो ये है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, सारे मतलब कि अकाउंट्स वो पढ़ लेते हैं बट उनको अक्रूवल बेसिस ही नहीं पता होता। सो यहाँ पे इसका ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही ये भी एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, जैसे कि इनका पता ही चल रहा है कि मॉनेटरी मेजरमेंट होगा यहाँ पे। अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आप बिजनेस में हो, कुछ भी चीज़ आप को रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने उसकी कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन मॉनेटरी टर्म्स। तो सपोज करो कि आपने एक MBA जो है की, अब आपने MBA की, आपको एक डिग्री मिल गई, यू कैन नॉट मेजर दैट डिग्री इन मनी। बट अगर यही आप कहते हो कि आपने जो है सैलरी पे कर की है किसी को पूरे एक साल की 1,20,000 अज्यूम कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मेजर कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि जो एक्स मिस्टर एक्स है वो कंपनी का एक बहुत अच्छा और ईमानदार एम्प्लॉई है, तो उस अच्छाई को या उस ईमानदारी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो उसका कोई मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट नहीं है। बट अगर आप कहते हो कि हम उससे सैलरी पे कर रहे हैं 20,000 रुपये, तो ये क्या है रिकॉर्डेबल अमाउंट है जिसको आप अपने अकाउंटिंग टर्म्स में एज सैलरी पेड रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये हो गया आपका मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को और भी एक नाम से हम जो है कह सकते हैं कि इसको हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मतलब हुआ कि जब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है, जब आपको वो रेवेन्यू फाइनली मिल गई है, आपने जो भी चीज़ें सेल की थी वो फाइनल जो आपका बायर है उस तक पहुँच गई हैं, इन दैट केस आप कहोगे कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि जो मिस्टर ए पर्सन है उसने 10,000 गुड्स जो हैं वो सेल की, 10,000 गुड्स उसने 1,20,000 की जो है सेल कर दी, उसको ये जो अमाउंट है वो उसको ये मिल गई। बट जो गुड्स हैं वो स्टिल अभी उसके पास ही है, तो आप यहाँ पे नहीं कह सकते कि आपको जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज होगी। बट अगर जो ये गुड्स हैं फाइनल बायर तक पहुंच गई, मीन्स टू से कि जो भी आपकी गुड्स हैं दैट आर फाइनली ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर ओनर, ओनली इन दैट केस यू कैन से रेवेन्यू इज अर्न्ड।
अदरवाइज नो, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट इज डीम्ड टू हैव अक्रूड व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स पोसेसेस टू द बायर। सो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो फाइनली बायर के पास जो है पहुंच गई, उसके बाद आप कह सकते हो कि आपको इनकम जो है रिकॉग्नाइज हो गई। सो ये था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें क्या होगा कि जो भी आपने अमाउंट डेबिट की है सेम विल बी क्रेडिटेड, मीन्स डेबिट फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी क्रेडिट। सो जितनी भी आप अमाउंट डेबिट करोगे उतनी ही आपको क्रेडिट करनी होगी। क्यों, इसका भी हम रीज़न पढ़ेंगे आगे, हम गोल्डन रूल्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत अहम रोल जो है प्ले करते हैं जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हो। सो यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, कैश सेल्स। कैश सेल्स फॉर 10,000, आपने 10,000 की गुड्स जो है वो सेल की हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या रिसीव किया, कैश। कैश विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 10,000। सेल किया कि आपने गुड्स सेल की हैं, तो उस गुड्स वर्ड अब यहाँ पे लिखने की बजाय आप क्या लिखते हो, सेल्स, क्योंकि उतनी ही अमाउंट की आपने गुड्स जो है सेल कर दी तो दैट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। सो दैट्स वाई दिस इज अ डुअल एस्पेक्ट, और डुअल एस्पेक्ट्स को हम सेकंड टर्म्स में अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से भी स्टडी करते हैं, जो हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं कि जितनी भी आपने कोई भी आपकी एसेट्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस जो भी आपकी कैपिटल है। सो इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में ज़रूर स्टडी करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही कि जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं डेबिट साइड में, सेम अमाउंट ही आपकी क्रेडिट साइड में होगी। एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। सो ये चीज़ आपने एज अ क्रक्स लेके चलनी है कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो है वो यही शो करता है कि डेबिट एंड क्रेडिट्स जो है मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही होंगी, आपके अकाउंट्स जो प्रिपेयर होंगे वो बिल्कुल सही प्रिपेयर होंगे अगर डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स जो है वो दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपने एसेट्स परचेज की हैं, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो भी आपने एसेट्स परचेज की हैं दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब आपने उस चीज़ को परचेज किया उस वक्त जो उसकी कीमत थी, कॉस्ट थी, उस कॉस्ट पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। ये कॉन्सेप्ट जो है किसके साथ आपको मैच होता हुआ लग रहा है, गोइंग कंसर्न। सो उसी में हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी बिजनेस ने काफ़ी लंबा चलना है, तो वो क्या करते हैं, जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट होती है उसी के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी आपने अमाउंट उसको परचेज करने के लिए पे की है, उस प्राइस पे ही आपने अपनी जो एसेट है उसको रिकॉर्ड करना है और उसका डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। सो ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, अनदर इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि रेवेन्यू अर्न्ड इन अकाउंटिंग ईयर इज ऑफसेट और मैच्ड विद द ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड। सो जितनी भी आपने रेवेन्यू अर्न की है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द एक्सपेंसेस फॉर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सो ये आपने ध्यान रखना है कि जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में आपने कोई भी रेवेन्यू आपने
अर्न किए हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, आपके एक्सपेंसेस के, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस आपने इंकर किया है, आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो इसीलिए किए होंगे क्योंकि उसके चीज़ में आपने किसी ना किसी चीज़ की आपको रेवेन्यू हो रही होगी। तो ये यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। और मैचिंग कॉन्सेप्ट को करने का एक मेन जो मोटिव ये भी होता है कि आपको अपने प्रॉफिट्स और जो आपके लॉसेस हैं उनका पता चल जाता है। अगर आपके रेवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपके लॉसेस हैं। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट। सो ये भी एक अहम है, देखने को ये यूं ही लगता है बट यहाँ पे क्या है कि हम दो चीज़ें पढ़ते हैं अकाउंट्स में। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं। एक तो इनकम होती है और एक क्या होती है एक्सपेंस। अब आपने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अपने इनकम को एंटीसिपेट नहीं करना। एंटीसिपेट मीन्स अज्यूम नहीं करना कि हमें 1 लाख की इनकम हो जाएगी। सपोज करो आपने अज्यूम कर लिया कि हमें 1 लाख की इनकम होगी इस साल, बट एक्चुअल में 80,000 हुई। तो आपने अपना बजट जो बनाया था 1 लाख के अकॉर्डिंग बनाया था, अब आपको उसमें से 20,000 की एडजस्टमेंट करनी है। इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो वहीं यहाँ पे क्या करना है, आपने इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस को और जो आपके लॉसेस हैं उनको आप एंटिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब आ जाता है कि समझदारी। एक बिजनेसमैन जो है एंटिसिपेशन में समझदारी करे कि जब उसने रेवेन्यू की बात करनी है, इनकम की बात करनी है तो वो कोई एंटिसिपेशन ना करे, बट जब उसने एक्सपेंसेस की बात करनी है तब वो एंटिसिपेशन जो है कर सकता है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे हमारे जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उनके मेन पार्ट्स थे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की अकाउंटिंग कन्वेंशंस होंगी: कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब आता है कि जो भी आपने मेथडोलॉजी यूज़ की है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए, लाइक आप बात कर रहे हो कि आपने क्या कहते होते हैं कि आपने जो भी स्टॉक वैल्यूएशन की बात कर रहे हो, अगर आप स्टॉक को एट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, मेज़र कर रहे हो, तो आप अगले साल भी वही मेथड यूज़ करोगे। क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन करना है, अगर आपने दोनों ही डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए हैं तो उस केस में क्या है, वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे यही आ गया कि अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, तो अगर आप एक मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपने उसी मेथड को जो है कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फुल डिस्क्लोज़र। अब यहाँ पे फुल डिस्क्लोज़र का मतलब क्या हो गया कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं, वो क्या हो, फुल्ली डिस्क्लोज्ड हो। फुल्ली डिस्क्लोजर का मतलब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने जो सीक्रेट्स है वो रिवील करने, नो। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो डाटा आप डालते हो, जो भी आपने एक्सपेंसेस, इनकम्स जो रियल में आपने किए हैं, है ना, जो आपके बिजनेस के हैं, वो आपने बिजनेस के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस, इनकम्स है वो आप वहाँ पे शो करोगे। बैलेंस शीट्स में भी सेम ही बात आ गई कि आपने अपनी वो चीज़ें जो एसेट्स लायबिलिटी हैं वो शो करोगे, क्योंकि उसी से इन्फ्लुएंस हो गए इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, या अदर टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, उनको इस चीज़ से पता चलता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे या कोई भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है आपने फुल डिस्क्लोजर करनी है, उसमें किसी तरीके की आपने धांधली नहीं करनी है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। जो है कई बार क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी के बीच में। तो मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मटीरियल। मीन्स इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं आपने यहाँ पे मिस नहीं करनी। अगर आप ने कोई बिजनेस डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट ने इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेना है और आपने उसमें से कोई मटीरियल अमाउंट या कोई इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे ट्रांजैक्शन थी वो आप ओमिट कर गए, तो उससे क्या है, उस पूरे डिसीजन के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो
हो सकता है। सो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन यही कहती है कि एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल, जिसकी वजह से जो है आपके डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो वो हर आइटम क्या है, आपकी मटेरियल है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी कन्वेंशन आती है वो हमारी कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को अगर हम बात करें तो प्रूडेंस भी कह देते हैं, जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ के हटे हैं। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म का मतलब, कंजर्व करने का मतलब किसी तरीके से हमने बच बचाव करना है, किसी चीज़ को हमने सुरक्षित रखना है समझदारी से। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज चलते रहते हैं। तो उस वजह से क्या है कि एक बिजनेस ओनर को, एक जो कॉर्पोरेट पर्सन है, उसको ये चीज़ माइंड में रखना है कि जो भी उसने प्रॉफिट्स की बात करनी है तो वहाँ पे वो उनको एंटीसिपेट ना करे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और लॉसेस और एक्सपेंसेस को वो प्रोवाइड करे। सो यहाँ पे यही बात आ गई कि अगर सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम स्टॉक की बात करें, है ना, तो इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज़ मोर देन कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो क्या करे, उसको कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है। कई बार यूँ हो कि आप उसको मार्केट प्राइस के ऊपर क्या कर लो, उस स्टॉक को आप रिकॉर्ड कर लो और बाद में पता चले कि मार्केट प्राइस जो है बिल्कुल डाउन चला गया, तो उसको आप क्या करो, एट कॉस्ट पे ही जो है आप रिकॉर्ड करो। बाद में अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसका आपको बेनिफिट ही होगा, और वाइस वर्सा। दूसरी बात अगर हम देख लेते हैं कि अगर आपका जो आपका स्टॉक है उसका मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट से कम है, मार्केट प्राइस अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट से कम हो गया, तो उस केस में आप क्या करो, मार्केट प्राइस पे ही आप उसको रिकॉर्ड करो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप जो आप करोगे, क्या कहते होते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते होते हो, मार्केट प्राइस एंड जो आपका कॉस्ट है विच एवर इज लेस, तो दोनों में से जो लेस होगा उस प्राइस पे आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। सो ये चीज़ यहाँ पे कंजर्वेटिज्म में आ जाएगी। सो ये हमारे कन्वेंशंस थे जो अकाउंट्स में मेजरली हम यूज़ करते हैं, तो ये कन्वेंशंस थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो यहाँ पे 3 मेन गोल्डन रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, जो पर्सन के साथ रिलेटेड है। सो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, जो आपका रिसीवर है वो आपका डेबिट होगा, और जो आपका गिवर है जिसने कोई पेमेंट की है वो बंदा आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये कौन सा रूल है, किसके अंदर रूल कवर होता है, आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, जो आपका नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, आर्टिफिशियल जैसे कोई कॉर्पोरेट होगी, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, एलएलपी होगी, ये हो गए, और जो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई गार्जियन, ट्रस्टी, ये जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव है। उनका रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अगर आपने क्या करना है, अगर रियल अकाउंट की हम बात करते हैं, डेबिट what comes in, credit what goes out। comes in डेबिट करना है, और जो भी आपने पेमेंट की है, जो भी गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। सो ये आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, कोई भी आपने एसेट्स में आप डिस्कस कर रहे हो, कैश हो गया, कोई ऐसी चीज़ें, कैश हो गया, रियल टर्म्स में होगी, आपके रेंट हो, ये चीज़ें, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी, ये आपके रियल अकाउंट में जो अदर देन पर्सन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रूल है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसमें भी 2 तरीके से है कि डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains।
तो यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, रेंट पेड, कमीशन पेड, वो सभी जो है डेबिट होंगे, और जो आपका इनकम्स हैं, कोई भी इनकम है, रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, डिविडेंड इनकम, वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर। अगर आप किसी तरीके की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो अकाउंट्स ऑडिटर है, तो जूनियर ऑडिटर, रेवेन्यू ऑफिसर, PSSB, PPSC की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।